शांति समझौता रद्द हो गया है जो पेरिस में शुरू हुआ था और कायरो तक पहुंचा था। इजराइल ने जो रेजिस्टेंस की शर्तें हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। और उसके साथ साथ जो कहानी आज की है, जो आज के वीडियो की कहानी है, यमन ने जो भयंकर हमले लगातार मार्च में उसने किए हैं, जबकि अमेरिका उस पर एयर स्ट्राइक करता जा रहा है। हम आज दोपहर का वीडियो आपके बीच नहीं ला पाए और किन्हीं वजहों से हम आज दो वीडियो शाम को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। कल भी सुबह एक वीडियो हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो देखिए बड़ी कहानी यमन की है। यमन ने जो हमले किए हैं 25 फरवरी तक, यानी 19 नवंबर को पहला हमला किया था, 19 नवंबर 2023, और 25 फरवरी 2024 तक 57 हमले यमन कर चुका, जबकि एयर स्ट्राइक्स उसके खिलाफ सैकड़ों हुई हैं। मतलब 100 के ऊपर एयर स्ट्राइक्स यमन के, मतलब 100 भी नहीं, सॉरी 400 से ऊपर एयर स्ट्राइक्स अमेरिका और ब्रिटेन कर चुके हैं। लेकिन यमन रुक नहीं रहा है। लगातार उसने 25 फरवरी तक 57 हमले किए थे और उसके बाद आप सोचिए एक हमला और हुआ था 27 फरवरी को, और उसके बाद 3, 4, 5, 6 मतलब 3, 4, 5, 6 मार्च लगातार 4 दिन यमन ने शिप्स पे हमला किया, शिपों को डुबोया। और ये जो सारी बातें हैं, ये देखिए एक, और उसके पीछे एक रिपोर्ट आती है अमेरिकन इंटेलिजेंस की, कि हम यमन से इसलिए मार खा रहे हैं क्योंकि यमन के पास जो ताकत है उसका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया हमारा। अरे भाई ये बताओ कितनी बार इंटेलिजेंस फेलियर होगा। इजराइल कह रहा है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया वहां हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अमेरिका का अगर इंटेलिजेंस फेलियर हो जाए तो अब इसके ऊपर तो कोई है नहीं ना, हमको तो यही बताया गया है। अब सच्चाई अगर यह है कि इजराइल और अमेरिका बौने हैं और अपने को जायंट बता रहे थे तो एक अलग बात है। लेकिन अब जब अमेरिका कह रहा है कि इंटेल फेलियर हो गया यमन के बारे में, जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे गरीब देश है, और यमन पूरा हूतीस के हाथ में भी नहीं है। यमन करीब 70 से 80% हूतीस के हाथ में है। करीब 20% सऊदी अरेबिया बैक्ड रिजीम वहां पर है, जिसका कैपिटल एडन में है और जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। तो जब तुम यमन के बारे में तुम्हें इंटेल फेलियर तुम्हारा हो गया, तब तुम्हारा इंटेल फेलियर किस चीज में सही हुआ, जरा ये हमें समझाओ। और उसकी तरफ रशिया से लड़ने की बात कर रहे हैं। रशिया ने तो हमास को बुला लिया, मॉस्को, और वहां भी और तुम कह रहे हो कि हम ये रशिया से ये कर देंगे, वो कर देंगे। उधर वो यूक्रेन में जीतता चला जा रहा है। यूक्रेन से कुछ मर्सेंडरीज इजराइल के लिए लड़ने भेज रहा है। मतलब अजीब तरीके की पूरी स्थिति हो गई है। तो हम लोग देखिए इस चीज पे आते हैं कि यमन ने, जो हमने एक बार आपसे, जो पहले भी हमने पहली वीडियो में आपसे बात की कि किस तरह से यमन जो शिप्स पे हमला कर रहा है वो इजराइल बाउंड शिप्स हैं। और यमन का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, शुरू से वो कह रहा है कि हम गाजा में रेजिस्टेंस के साथ हैं। इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है तो हम उसके विरोध में उसके जहाजों को रेड सी क्रॉस नहीं करने देंगे। तो उसका प्रिंसिपल एक स्टैंड है और इस वजह से यमन हमला कर रहा है। उसके पॉलिटिकल, रिलीजियस, एथिकल, मॉरल रीजंस हैं। लेकिन उसने जो एक्सपोज कर दिया, अनायासी से ही उसने जो एक्सपोज किया इंटरनेशनल शिपिंग रैकेट, कितने सारे जहाज, जितने जो कि हम लोग अब जैसे 62 करीब हो गए हैं, उसमें से मैक्सिमम जहाज जो हैं कहीं ना कहीं स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, चुपचाप कर रहे थे, और उनके डिटेल्स अब बाहर आ रहे हैं। मतलब जो बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका और नेटो और इजराइल, ये सब स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। रशिया को सैंक्शन कर रही हैं, तेल सैंक्शन लगाया हुआ है रशिया के ऊपर, लेकिन रशियन ऑयल की स्मगलिंग भी खुद ही कर रही हैं, खुद ही बेचने के चक्कर में। ये देखिए स्थिति, और उसमें इजराइल सबसे आगे। अब देखिए 3 मार्च को जो यमन ने रूबी मार, जो एक जहाज था, उस पर हमला किया और वो जहाज डूब गया। वो करीब मतलब पूरा ड्रिफ्ट करता रहा और ड्रिफ्ट करते करते उसको यमन ने कहा भी कि रूबी मार को के जो भी हैं बचे खुचा उसको हम लौटा देंगे अगर तुम लोग कुछ रेजिस्टेंस की शर्तें मान लो गाजा में। लेकिन उसके लिए भी ये तैयार नहीं हुए। इसकी असलियत ये है कि ये बेलीज नाम की एक जगह है, आइलैंड है, वहां पर रजिस्टर्ड है। जैसे ये सब बेनामी टाइप रजिस्ट्रेशन होता है इन सारी शिप्स का, तो बेलीज नाम के आइलैंड में ये रजिस्टर्ड है, लेकिन है ये ब्रिटिश शिप, और ये भी कहीं ना कहीं तेल की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी। उसके बाद आप देखिए 4 मार्च को हम देखते हैं MSC स्काई।
MSC स्काई को फिर एंटी शिप मिसाइल से यमन ने मारा। ये लाइबेरिया, जो कि एक फिर से एक बेनामी टाइप, एक मतलब जहां पर बेनामी शिपिंग कंपनी रजिस्टर होती हैं, तो MSC स्काई 2 को मारा। और उसमें भी देखिए बहुत सारे वो जहाज है जिसके कुछ क्रू इंडियन भी थे। उसमें कोई बात नहीं है भाई, इंडियन हर जगह काम करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन इंडियन कोई शिप नहीं थी ये। और इसमें भी देखिए जो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी से इसके लिंक्स हैं, और मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के इजराइल से लिंक्ड हैं। और ये जो है सिंगापुर से शिप आ रही थी, जिबौती की तरफ जा रही थी। जिबौती जो यमन के ऑपोजिट है, रेड सी बीच में है, उसके बाद जिबौती है। और वहां पर ये कुछ जो आर्सेनिक है उसमें उसकी स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी। अब आप देखिए, फिर 5 मार्च को यूएसएस कार्नी पे बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइल लगातार यमन ने मारी। ये देखिए, ये वो दिन है 5 मार्च का, जब यमन ने यह भी कहा कि हमने अमेरिकन वॉरशिप्स पे भी हमले किए हैं। इस चीज को अमेरिका छुपा ले गया, अभी तक उसके बारे में डिटेल सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यमन ने अमेरिका के वॉरशिप्स को भी मारा है, और यमन ने क्लेम किया है, अमेरिका ने डिनाई नहीं किया, छुपा गया है। और जो कमर्शियल जो व्हीकल 5 मार्च को डिस्ट्रॉय हुई, या मतलब उस पर अटैक हुआ, डिस्ट्रॉय पूरी तरह से नहीं, अटैक हुआ, यूएसएस कार्नी। और ये जो है यूएस आर्मी कहती है कि इसकी तरफ ड्रोन्स आ रहे थे, हमने उन ड्रोन्स को मार के गिरा दिया, लेकिन ये भी मान ली कि कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट पे लगे। और इसका आप देखिए कि ये इसमें इसके भी क्रू में इंडियन, वियतनामीज, फिलिपिनोज, ये ऐसे जहां भी चीप लेबर मिलता है वहां से ये लोग ले लेते हैं। और इसका भी जो पूरा रोल रहा है इस शिप का, वो भी कहीं ना कहीं जो मेटलर्जी से जुड़े आइटम्स है उसकी स्मगलिंग में रहा है। उसके बाद 6 मार्च को ट्रू कॉन्फिडेंस, कल की बात है, ट्रू कॉन्फिडेंस जो एक बारबाडोस में रजिस्टर्ड है, फिर वही बात, बेनामी। और ये जो है इसमें जो ट्रू कॉन्फिडेंस भी ये एक अमेरिकन शिप है, और अमेरिकन शिप जो कि ट्रू कॉन्फिडेंस शिपिंग ऐसे जो ये साउथ अफ्रीका का भी इसमें एक शहर है, साउथ अफ्रीका देश का नहीं, बल्कि जो एक कंपनीज वहां पर साउथ अफ्रीका में बहुत सारी रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर के लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ इजरायलीज भी कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका तो खैर इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, लेकिन एक और इशू आया था जब साउथ अफ्रीका के बहुत सारे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जूस काफी हैं, मतलब उस समय जब ये जब अपार्थाइड था, तो उस समय काफी लोगों को, अश्वेतों को जूडाइज्म में कन्वर्ट किया गया था। तो उसमें साउथ अफ्रीका ने, जब अभी गाजा की लड़ाई चल रही थी, तो साउथ अफ्रीका ने यह कह दिया था कि जो हमारे सिटीजन, क्योंकि अब तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड है नहीं, अब तो वहां पर वहीं के लोगों की, इंडिजिनस लोगों की सरकार है। तो उन लोगों ने यह कह दिया था कि इजराइल में जो हमारे सिटीजन सर्व कर रहे हैं आईडीएफ में, उनके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन चार्जेस लाएंगे। और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ जो इजरायली ओन्ड बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हम उनको भी बंद करेंगे। और ये उसमें से एक है जिसकी ये ट्रू कॉन्फिडेंस जिसकी शिप थी। अब आप ये देखिए कि सारी के सारी, अच्छा इसमें भी वही बात है, इसमें भी जो हैं वो कुछ इस तरह के केमिकल्स जा रहे थे जो कि बैंड है, और जिसके बारे में अभी पूरी तरह से खबर नहीं आई। अब आप देखिए, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक और नजारा देखने को मिल रहा है कि अमेरिका जो है वो, हाँ ये देखिए, पेंटागन ब्लेम्स इंटेल गैप फॉर फेलियर टू स्टॉप येमेन रेड सी ऑप्स। ये देखिए 6 मार्च का आर्टिकल है कल का, और द क्रेडल जो वेब मैगजीन है उसमें। अब ये देखिए, यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स हैव ब्लेम्ड इनसफिशिएंट इंटेलिजेंस फॉर वॉशिंगटन्स एबॉर्टिव एयर स्ट्राइक कैंपेन against Yemen, which started in mid-January and has so far failed to deter the Yemeni armed forces from attacking US, UK and Israeli-linked vessels in the Red Sea in support of Palestine. अब देखिए, बकायदा कांग्रेशनल हियरिंग चल रही है। कांग्रेशनल हियरिंग अमेरिका में बहुत सीरियस चीज होती है। उस कांग्रेशनल हियरिंग में यूएस के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर वेस्ट एशिया डैनियल बी शपीरो, उनका यह कहना था कि वाशिंगटन डिड नॉट नो, वाशिंगटन को पता ही नहीं था
कि यमन की फुल कैपेसिटी क्या है, कि यमन के पास कौन कौन से हथियार है। अच्छा ये बताइए, हम लोग को पता है कि यमन खुद अभी उसने परेड की, वो लगभग हर तीसरे महीने में मिलिट्री परेड करता है, उसने अपने हथियार साफ दिखाए और ये कह रहे हैं कांग्रेशनल हियरिंग में, मतलब सच और झूठ के बीच का गैप ही खत्म हो गया। कांग्रेशनल हियरिंग में ये कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं यमन के पास क्या क्या हथियार हैं, इसलिए यमन को हम रोक नहीं पा रहे हैं, लगातार वो स्ट्राइक किए जा रहा है। और ये देखिए कि हम लोगों ने जो हमला किया, हमको पता है कि बहुत नुकसान हुआ यमन का, लेकिन हमको ये नहीं पता कि यमन के पास क्या है जिसकी वजह से बार बार वो वापस उठ खड़ा होता है। अब आप देखिए, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज saw a drop off in Yemen operations during the governments of former presidents बैरक ओबामा एंड डोनाल्ड ट्रंप। अब यहां ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बैरक ओबामा के समय उतना यमन एक्टिव नहीं था। ऑब्वियसली भाई, उस समय कोई इस तरह से इजराइल को, जैसे बाइडेन ने खुली छूट दे रखी है, इन लोगों ने उस तरह से खुली छूट नहीं दे रखी थी। जुल्म इजराइल करता था तब भी, लेकिन आज जो नरसंहार हो रहा है और अमेरिका के लीडरशिप में, डायरेक्शन में हो रहा है एक तरह से, अभी जो सीज फायर की टॉक्स हुई उसमें भी ये साबित हुआ, और अमेरिकन वेपन्स के थ्रू हो रहा है, उस तरह का पहले नहीं होता था, ये खुद इन्होंने एडमिट किया। अब आप देखिए, द यूएस, ब्रिटेन एंड इजराइल मस्ट रियलाइज दैट द पॉलिसीज ऑफ डिमार्केशन एंड असर्शन ऑफ हेजेमोनिक इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल वाटर्स आर ऑब्सोलीट एंड नो मोर फेवरेबल। As long as the Zionist atrocities continue in Gaza, we will continue our operations against the usurping entity. Defense Minister Major General Mohammad Al-Atafi, Yemen, said on 26 February. तो उन्होंने साफ कह दिया। देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल वाटर्स में हेजेमनी, अभी तक जो अमेरिका और नेटो की हेजेमनी बनी हुई है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसका लंबा लंबा इतिहास है। यूरोपियंस ने समुद्र पे अपना डोमिनेंस 16वीं सेंचुरी से शुरू किया था, जिस डोमिनेंस की वजह से उन्होंने बड़े एशिया के 3 एम्पायर्स, मुगल, ऑटोमन और सफाविद, उनको खत्म कर दिया। और वेस्ट का पूरा जो राइज है, जो आज वेस्ट हम देख रहे हैं, सब चीज में आगे है, टेक्नोलॉजी में, डेमोक्रेसी अपने को कहता है, सो कॉल्ड प्रोग्रेस में आगे है, तो वो सब कुछ इसलिए है उसकी नेवल सिक्योरिटी, जो तब से, सोचिए 500 साल हो गए तब से बनी हुई है, वो अब जाके टूट रही है, अब जाके वो टूट रही है। इस तरीके का चैलेंज कभी भी अमेरिकन, और मतलब अमेरिका तो देखिए क्या, अमेरिका तो बाद में आया ये वजूद में, 1783 में वो नेशन बना, लेकिन अमेरिका ने भी वही जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म है उसकी ही लेगेसी को अमेरिका आगे बढ़ा रहा है। आज वो पूरा नेता अमेरिका बना हुआ है, वही यूरोपियन फोर्सेस जो कॉलोनीज बनाती थी वो उसके पीछे हैं नेटो में, तो अमेरिका उसी का एक्सटेंशन है। और आज आप देख लीजिए कि जो अमेरिका ने ये सोच लिया था कि वो पूरे यूरोप का, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर है, और अब उसके आगे कुछ नहीं है, खासतौर पर जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। जब सोवियत यूनियन था भी, तब भी सी पे उस तरीके का उसका कभी भी डोमिनेंस नहीं था। यह पहली बार हो रहा है पिछले कुछ 5-10 सालों में कि चाइना और रशिया ने सी में अमेरिका को चैलेंज करना शुरू किया। लेकिन किसने सोचा था कि यमन को उसको चैलेंज करके, और उसकी हेजमनी और उसकी जो तथाकथित आन बान शान है, जो एक शीन उसके ऊपर लगा हुआ था कि एक बहुत बड़ी पावर है, उसको धूल में मिला देगा। किसको पता था कि यमन के हिस्से ये सार्थक काम पाएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।